एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के निवर्तमान महासचिव भाई दिनेश पटेल जी, बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष भाई इमरान लतीफ जी, बौद्ध प्रांत के महासचिव भाई रजत चौरसिया जी, इस प्रतापगढ़ की धरती के जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उपाध्याय जी, मदनी साहब जिनका रिश्ता प्रतापगढ़ से है, और मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने साथियों के साथ उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यात्रा का जगह जगह पे स्वागत किया। हमारे बीच में अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, काशी प्रांत के अध्यक्ष भाई पवन तिवारी जी, हमारे बीच में युवा शाखा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई पंकज अवाना जी, हमारे बीच ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीलम यादव जी, खेल प्रकोष्ठ जिनके आज साथी यहां पे दिखे मीनाक्षी श्रीवास्तव जी इसकी अध्यक्ष, साथियों और दोस्तों, अंजलि भाई जो रास्ते भर प्रचार करते हुए चल रहे हैं, किसान प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमांडो अशोक जी, हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनय सिंह जी, पूर्वांचल के हमारे प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी जो प्रतापगढ़ के कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े थे, हमारे मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे जी, प्रीतपाल सलूजा जी जो हमारे ऑटो सेल के अध्यक्ष हैं, और आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस सभा के अंदर। साथियों, 12 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा का मकसद बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना है। और जब मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो आज सिर्फ नौजवान जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो परेशान है, वो पेपर लीक से परेशान है। सिपाही की भर्ती कर देता है, पेपर लीक हो जाता है, दरोगा की भर्ती देता है, पेपर लीक हो जाता है, क्लर्क की भर्ती देता है, पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाता है, हाई स्कूल की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, इंटर की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, नीट की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में एक पेपर लीक सरकार चल रही है जिसने नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। पीसीएस जे के एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में, पीसीएस जे की परीक्षा का पेपर लीक। आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। एक तरफ पेपर लीक से नौजवान परेशान है, कितनी मेहनत से माताएं बहनें अपना पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, कितने परिश्रम से एक पिता दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाता है, प्रयागराज में कहीं लखनऊ में कहीं कोचिंग करा के, और इसलिए कि वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करके कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेगा
तो बुढ़ापे में उस माँ बाप का सहारा बने। लेकिन आज मेहनत करने के बाद, तैयारी करने के बाद, 1.5-2 साल कोचिंग करने के बाद नतीजा 0 निकलता है, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। मैं उन नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं, अपने घरों में मत बैठो, आवाज उठाओ इस सरकार के खिलाफ। ये पेपर लीक बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, और नौजवानों को उनका रोजगार दिया जाए। दूसरा सवाल, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो किसान, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था फसल का 2 गुना दाम देंगे, एमएसपी 2 गुना हो जाएगी, खाद की एक बोरी के लिए लाइन में लगा रहता है, पुलिस की लाठी भी खानी पड़ती है, और अभी तो एक किसान की मौत हो गई लाइन में लगे। अभी पिछले दिनों की घटना है, एक किसान सीतापुर में फांसी लगा रहा था क्योंकि खाद नहीं मिली। किसान बेरोजगारी से परेशान, बुनकर समाज के लोग लाखों लाख उनकी बिजली का बिल आता है, उनका धंधा पूरी तरीके से बंद हो रहा है। रेहड़ी पर दुकान लगाने वाला गरीब आदमी जो दिन भर फुटपाथ पे बैठा रहता है कि 200-500 रुपए कमा के जाऊंगा तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा, हमारे बच्चे स्कूल की फीस जमा कर पाएंगे, उसकी दुकान पे भी बुलडोजर चला दिया जाता है। तो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश को दानव की तरह खा रही है। इस दानव का अंत करना होगा, सबके हाथ को रोजगार चाहिए। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा सवाल है सामाजिक भेदभाव का। आज मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाता है, कहीं उनके मस्जिद के सामने पहुंच के हंगामा किया जाता है, हल्ला किया जाता है, कहीं उनके घरों पे, उनके दुकानों पे, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाया जाता है। ये नफरत की राजनीति, उत्तर प्रदेश में बांटो और राज करो की राजनीति, ये अंग्रेजों की नीति हम चलने नहीं देंगे। ये उसके खिलाफ भी यात्रा निकली हुई है। दूसरी बात, आज दलितों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, हमने पिछले दिनों काकोरी में देखा, एक पासी समाज के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, और उनको, कासी समाज के उस बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। सोचिए किस तरह का समाज हम बना रहे हैं। सीआरपीएफ का एक जवान बुलंदशहर में, उसको शादी में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। एक एटा मैनपुरी का मामला सामने आया, कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया। एक सोनभद्र का मामला सामने आया, एक दलित के सिर पे पेशाब किया गया। और तो और हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के खिलाफ भी ये पदयात्रा है, और हम चाहते हैं नफरत की राजनीति का सफाया हो, अमन चैन के साथ लोग रह सके। अभी मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे एक बाबा ने हिंदू राष्ट्र के लिए सब पदयात्रा निकाली है। बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली है। मुझे जरा बताओ, क्या भारत के संविधान के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? आवाज लगा के बताइए, बोल सकता है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके खिलाफ बोल सकता है क्या? संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, तमिल भी रहेगा, तेलुगु भी रहेगा, कन्नड़ भी रहेगा, मलयाली भी रहेगा, नॉर्थ ईस्ट वाला भी रहेगा, और साउथ वाला भी रहेगा, नॉर्थ वाला भी रहेगा, वेस्ट वाला भी रहेगा, बंगाल वाला भी रहेगा, उड़ीसा वाला भी रहेगा। अगर यह परंपरा शुरू हो गई, यह बहुत ही खतरनाक परंपरा है।
ये देश को तोड़ने की परंपरा है, ये संविधान के खिलाफ परंपरा है। हमें भारत का संविधान प्यारा है। देश के प्रधानमंत्री ने संविधान पे शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ ने संविधान पे शपथ ली है, अमित शाह ने संविधान पे शपथ ली है और संजय सिंह ने भी संविधान पे शपथ ली है। और उस संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखा है कि नहीं लिखा बताओ? लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। किसी बाबा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो कल को तमिलनाडु वाला कहेगा हमको तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई तेलुगु वाला कहेगा हमें तेलुगु राष्ट्र चाहिए, कोई तेलंगाना वाला कहेगा हमको तेलंगाना राष्ट्र चाहिए। ये हमारे विनय पटेल है, कहेंगे हमको अयोध्या प्रांत का अयोध्या राष्ट्र चाहिए। ये पवन तिवारी कहेंगे हमको काशी राष्ट्र दे दो, काशी राष्ट्र। ये अंकुश चौधरी मेरठ के जिलाध्यक्ष कहेंगे मेरठ को ही एक राष्ट्र बना दो। हमरे सब कहा सुल्तानपुर के एक राष्ट्र बना लो, होकर राष्ट्रपति हम वो बन जाओ। कौन बुराई है भैया? प्रतापगढ़ के राष्ट्रपति इनका बना दीजिए, दिनेश उपाध्याय का। ये देश को तोड़ने की परंपरा है, देश को तोड़ने की कार्रवाई है। सावधान रहना, सावधान रहना। और गलती से अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो याद रखना, जो दलितों के गले में हाड़ी बांध के चलाने की व्यवस्था थी वो हिंदुस्तान में वापस आएगी। इसलिए हमको कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है वही राष्ट्र चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो तमाशा चल रहा है देश में। ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं, इनसे सावधान रहना। ये भेष बदल के लूटने वाले लोग हैं। कहा कि भारत माता की, तो भारत माता जय लगा तो आज जेब काटे वाला काम करता है। तू चिल्ला कर महंगाई बढ़ रहा है भारत माता की, तू कहता 8-8 घंटा बिजली ना हो क्या भैया हमारा लड़कियों सोए ना पर भारत माता की। तो ये जो है फर्जी राष्ट्रवाद, इसके खिलाफ भी हमको सावधान रहना पड़ेगा। ये भारत माता की जय लगा के, वंदे मातरम कह के भारत की संपत्तियां बेची जा रही हैं, उस पर भी निगाह रखो। तुम्हारा कोयला बिक गया, तुम्हारी गैस बिक गई, तुम्हारा पेट्रोल बिक गया, तुम्हारा डीजल बिक गया, तुम्हारी रेल बिक गई, तुम्हारी सेल बिक गई, तुम्हारा एयरपोर्ट बिक गया, तुम्हारा समुद्री तट बिक गया। हिंदुस्तान को बेचने का काम देश के प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी के नाम पे कर रहे हैं। वो इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। इस बात के खिलाफ भी ये यात्रा है। देश की संपत्ति को बेच के आप भारत माता की जय नहीं लगा सकते। भारत की संपत्ति बेचकर भारत माता की जय लगाने वाले लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं। हम भारत माता की जय भी लगाते हैं और लूटखोरी के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। आपने भारत माता की जय लगा के देश की सेना को ठेके पे रख दिया। ये बैठे हैं अशोक कमांडो, खड़े हो जाओ भाई। ये कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। हमारे वीरेंद्र फौजी भी हैं। फौजी है, अच्छा ये है, देखिए ये भी कारगिल में युद्ध में हिस्सा लिए। मैं इन लोगों से पूछ रहा था कि जब देश के खिलाफ कोई युद्ध होता है तो कैसे जवानों को लड़ने के लिए भेजा जाता है। तो कमांडो अशोक ने बताया कि जो 5 साल तक फील्ड में काम कर लेता है जवान, जो सैनिक 5 साल तक फील्ड में काम कर लेता है, युद्ध की स्थिति में उसको ही भेजा जाता है लड़ने के लिए।
आपने तो 17 साल में कहा भर्ती हो जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करता है, बेटवा रिटायर हो गया। बाप बहन नौकरी करता है, बेटवा रिटायर हो गए। अग्निवीर बनाए रहा है, अग्निवीर। मोदी जी 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है और तुम्हारा लड़का अग्निवीर बन जाए, 4 साल में रिटायर हो जाए। 4 साल में रिटायर हो कि घर बैठे। ये चाहता कहा सब ने बताओ जाओ, ये चाहिए। तो ये यात्रा इसलिए भी है कि भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हो सकता। भारत की सेना को ठेके पर नहीं रख सकते। जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी, उसी तरीके की भर्ती आज भी होनी चाहिए। 17 साल 20 साल जो नौकरी जवानों की थी, वो नौकरी उनको मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको कैंटीन का लाभ मिलना चाहिए, उनको इलाज का लाभ मिलना चाहिए, अस्पताल का लाभ मिलना चाहिए। जो सुविधाएं पहले मिलती थी वही मिलनी चाहिए। आप कहते हैं सैनिकों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, अडानी के लिए लाखों करोड़ है। ये व्यवस्था हम लोग चलने नहीं देंगे। तो ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। अभी 5 दिन की यात्रा और बची है। आज के बाद 20, 21, 22, 23 और 24 को इसका प्रयागराज में संगम में समापन है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस यात्रा का समर्थन कीजिए, जैसे आपने अपना प्यार दिया, जैसे इतने साथी हमारे लगातार यात्रा में चल रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूं। और जितना समर्थन और प्यार आपने इस यात्रा को दिया, आगे भी इसी तरीके से इस यात्रा का समर्थन कीजिए। और मैं सबका प्रतापगढ़ के सभी साथियों का आभारी हूं। हमारे जिया भाई हैं, उनका भी आभारी हूं, उनकी पूरी टीम का आभारी हूं। और आज रास्ते में भी हमारे कुछ साथी हबीबुर रहमान वगैरह, उन लोगों ने भी यात्रा का स्वागत किया। उन सबका मैं आभारी हूं। मैं आप सबसे यही कह सकता हूं, कुछ दूर साथ चलिए। अगर साथ नहीं चल सकते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिस तरह से भी इस यात्रा का समर्थन कर सकते हैं कीजिए।